आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, शार्क टैंक इंडिया के बाद इतने ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं, फीलिंग कैसी होती है? अच्छा ही लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। जोरको नाम आपने क्यों रखा? आईपीआर दैट इज ट्रेडमार्क के लिए Yes. नाम हमेशा किसी भी धंधे में ऐसा होना चाहिए कि जो कॉपी ना हो सके। जिस नाम को बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसकी ही ओनरशिप अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या है। 2 साल के अंदर 200 आउटलेट, बहुत सारे लोग होते हैं 10 साल लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं, फिर भी 200 आउटलेट तक नहीं पहुंच पाए, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? नॉर्मली मार्केट में जितनी भी फ्रेंचाइजीज है वो रॉयल्टी लेती है, प्रॉफिट शेयरिंग लेती है, उनको ऐसा नहीं करना। ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक जो सभी फ्रेंचाइजी वाले उसके बिजनेस के अंदर करते हैं? जो कंपनी के बनाई हुई या ब्रांड के बनाई हुई एसओपी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। फिर शार्क टैंक इंडिया के अंदर किसी भी को अप्लाई करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, फिर सेकंड राउंड में 1 लाख लोग जाते हैं, फिर 1 लाख में से 800 से 1000 लोगों का पीआई होता है, फिर 800,000 में से 200 लोग ऐसे जो शार्क्स के सामने प्रेजेंट। शार्क टैंक इंडिया से सीखने वाला लेसन आपके हिसाब से क्या है? किसी को नया बिजनेस शुरू करना हो तो शार्क टैंक के सीजन 1, 2, 3 देख ले, तो उसका पूरा एमबीए कंप्लीट हो गया। आईपीओ की थोड़ी प्रोसेस मतलब क्या होती है? आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग में जाना है तो सारे कॉम्प्लायंसेस फुलफिल होने चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? बिजनेस की डेफिनेशन डेयरिंग, जो हिम्मत कर ले वो धंधा कर ले। आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरा भाई जितने भी फ्रेंचाइजी खुद की ओपन करना चाहते हैं उन सभी लोगों को आप कौन सी एडवाइस देना चाहोगे? तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है जोरको के फाउंडर आनंद नाहर जी, जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के अंदर आ चुके हैं। तो उसके साथ हम बातचीत करेंगे और शार्क टैंक इंडिया की पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसकी जर्नी कैसे रही, वहाँ का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा उसका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, यानी पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने अलग अलग सिटी के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी से अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक एक्सपेंड किया है। तो आप भी अपने बिजनेस को, अगर आप फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का आपका भी बिजनेस है तो आप भी अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी के जरिए एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना चाहिए। कैसे हो आनंद भाई? यार एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। इस पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू ओके, ऋत्विक भाई, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, शार्क टैंक इंडिया के बाद इतने ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं, तो फीलिंग कैसी होती है? सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग है वो थोड़ा बताओ उसके बारे में। अच्छा ही लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। यस, बहुत, क्योंकि आप, मैंने देखा है आपका जितने भी पॉडकास्ट भी मैंने देखा है, बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, लोग आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। आपकी बिजनेस की जर्नी के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। आपने कहाँ से बिजनेस चालू किया था और आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए हो, तो उसके पीछे की क्या कहानी वो थोड़ा बता दीजिए। शुरुआत तो एक आउटलेट से हुई थी, कोविड के टाइम पे हुई थी। यस है ना, आपने देखा हो कोविड के टाइम पे हम सब कहीं ना कहीं घर पे कुछ ना कुछ बना रहे थे। यस है ना, उस समय ही एक आइडिया आया कि यार अपन घर पे कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो 500-600 रुपए का रॉ मटेरियल लाके घर में 5-6 लोग खा लेते हैं। लेकिन यही 5-6 लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो 2500-3000 का बिल बन जाता है। यस सो इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। यस अगर कोई कैफे में हम जाते हैं तो वहाँ पे अगर बहुत हाइजीन लेवल अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो प्राइसिंग बहुत हाई होगा। यस और प्राइसिंग बहुत लो है तो ये सब चीजें नहीं नहीं मिलेगी। मिलती। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा था जो अफोर्डेबिलिटी भी ऑफर करता हो, क्वालिटी भी ऑफर करता हो, है ना, और साथ में हाइजेनिक भी हो। तो ये तीनों चीजों को कंबाइन करके हमको कुछ ऐसा लगा कि कॉन्सेप्ट चालू करना चाहिए। तो वहां से जोरको ब्रांड ऑफ फूड लवर्स की शुरुआत हुई। ओके, तो जोरको नाम आपने क्यों रखा? मतलब कोई पर्टिकुलर कोई रीजन है उसके पीछे का? आईपीआर दैट इज ट्रेडमार्क के लिए यस, नाम हमेशा किसी भी धंधे में ऐसा होना चाहिए कि जो कॉपी ना हो सके। और वो कब हो सकता है? जब आपके पास उसका ट्रेडमार्क हो। नहीं तो कोई भी किसी का भी नाम कॉपी कर लेता है। और अपने यहाँ तो इंडिया में काफी कॉमन यस कि इसने इस नाम से चालू किया तो थोड़ा सा नाम चेंज करके बाजू वाला वापस चालू कर देता है। थोड़ा बिजनेस चलने लगा, मार्केट में दिखने लगा तो आपकी कॉपी कर देते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया होगा तो वो रजिस्टर करवा के आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वो विजन बहुत क्लियर था कि बड़े अपन उसको बड़े स्केल पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली काफी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो इस नाम को कोई ना कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा। यानी लॉन्ग टर्म का विजन था, पहले से आपको पता था कि यहाँ तक जाना है तो पहले तो ये बेसिक स्टेप ही है। यस, बहुत सारे बिजनेसमैन गलती करते हैं, शुरुआती समय में रजिस्टर नहीं करते, आगे जाके उसका बिजनेस अच्छा चलता है तब किसी दूसरे ने किया होता है। तो हर एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए जिस नाम को बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसकी ही ओनरशिप अगर आपके पास नहीं है
यस, तो फिर क्या है? क्या है आगे जाके दिक्कत आ सकती है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपके उस बिजनेस के उस ब्रांड नेम को बनाने के लिए कर रहे हो, तो Yes. ऑब्वियसली उसकी ओनरशिप तो आपके पास होनी होनी चाहिए ना। चाहिए। यस, सो दिस इज हाउ Yes. ज़ोरको केम इनटू द पिक्चर। ओके। और 2 साल के अंदर 200 आउटलेट, हाँ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 साल लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं, हाँ। फिर भी 200 आउटलेट तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके पीछे का क्या रीजन है? आपने किस तरह से उसको एक्सपांड किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। लोग वो- आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? वो कस्टमर का सपोर्ट है उसके कारण, और उसके पीछे का बहुत सिंपल फंडामेंटल है। नॉर्मली मार्केट में जितनी भी फ्रेंचाइजीज है यस, वो रॉयल्टी लेती है, प्रॉफिट शेयरिंग लेती है, या कोई ना कोई मतलब जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज लेने की कोशिश। कोशिश करती है। हाँ, कि इंटीरियर ऐसा क्या करवा लो, कलर? उसका चार्ज हो गया XYZ। यस, मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करती, बाकी वो चीजों के ऊपर हाँ, फोकस हाँ। करते हैं। सो हम लोग को ये चीज क्लियर थी कि हमको ऐसा नहीं करना है ओके, ना। तो हमने हमारा जो पैकेज रखा 399 का रखा। बाकी लोग 5-6 लाख रुपए तो सिर्फ ब्रांड नेम के ले लेते हैं, और ओके, हमारा जो आउटलेट है वो 8 से 9 लाख रुपए में 250 से 300 स्क्वायर फीट का आउटलेट शुरू हो जाता है। ओके। और इसी रीजन की वजह से लोग आपकी फ्रेंचाइजी को इतना पसंद करते बिल्कुल, हैं। क्योंकि आप खुद का भी आउटलेट खोलते हैं तो भी 8-9 लाख रुपए लगते हैं। Yes, तो sir. आप सोचते हो मैं किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाऊं तो भी Yes. 8-9 लाख रुपए में काम हो रहा है। सो यस, और मैंने देखा है आपने एसओपी वगैरह बहुत अच्छी तरह से सेटअप बिल्कुल, किया है, बिल्कुल। और आपका पूरा जो ये चेन है ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, बिल्कुल और उसी रीजन की वजह से इतना फास्ट आप ग्रो कर पा रहे 100%। मतलब ऑटो पायलट पे तभी होगा जब SOP होगी, टीम बढ़िया होगी, तो वो तो करना ही पड़ेगा कोई भी बिजनेस के लिए, हो। ओके, ओके, चाहे वो फूड का हो या टेक्सटाइल का हो। ओके। उसके बाद आपने शार्क टैंक इंडिया के अंदर गए, इतना पॉपुलर हो गए, तो मुझे ये जानना चाहता हूँ कि भाई शार्क टैंक इंडिया के अंदर किसी भी को अप्लाई करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोनी लीव पे हमेशा या सोनी टीवी के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अवेलेबल होता है। Yes. अभी ये महीने की लगभग 8 तारीख है लास्ट डेट है यस, फॉर्म भरने की। तो जिसने नहीं भरा अभी भर दो। पहला फॉर्म भरना होता है, वो भरेंगे। तो ओके, फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाते हैं। सेकंड राउंड में और लेंदी फॉर्म होता है, ओके, जिसके अंदर आपका बिजनेसेस के बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स बहुत डिटेल में होती है। ओके, वो क्लियर हुआ, फिर PI होता है, ओके, पर्सनल इंटरव्यू, वो उनके टीम के साथ होता है। वो क्लियर होता है, फिर आपका शैक्स के सामने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। होता है। तो इस तरह से 4 स्टेप है इसके अंदर। और उसके बाद अगर आपका एपिसोड प्रॉपर है बिजनेस के बारे में, तब जाके वो लोग पब्लिश ऑन करते एयर हैं। करते हैं। Yes, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता कि सिंगल टाइम हम बस उसका हमारी डिटेल सबमिट करते हैं, एक ही बार इंटरव्यू करते हैं, नहीं, लेकिन ये ऐसा पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस, स्टेटिस्टिक मतलब आप स्टेट्स की बात करें तो इसमें ऐसा है कि 10 लाख लोग मोटा मोटा अप्लाई करते हैं फर्स्ट राउंड में। 150 करोड़ की आबादी है, Yes. तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में 1 लाख लोग जाते हैं। फिर 1 लाख में से 800 से 1000 लोगों का PI होता है। होता है। फिर 800-1000 में से 200 लोग ऐसे जो शार्क्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इस तरह से 10 लाख से 200 लोगों को वहाँ पे मौका मिलता है। ओके। और उसके बाद शार्क टैंक इंडिया के अंदर 2 शार्क ने आपको फंड भी ऑफर किया था, जी, बिल्कुल लेकिन आपने पैसे की जगह पे आपने उसका टाइम मांगा। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। जितनी Yes. हमारी आस थी वो तो थी ऑलरेडी, उतना पैसा तो हम कमा ही रहे हैं एक्चुअली। ये ओके, सो दैट वाज द रीजन। और हमें ऐसा लगा कि टाइम की वैल्यू ज़्यादा है यस, ना, मनी से ज़्यादा टाइम की वैल्यू है। तो इसी की वजह से हमने टाइम मांगा। यस। और जब अपनी पिचेस कंप्लीट हो गए, फाइनल में शार्क फंड देने के लिए भी रेडी हो गए थे, उसके बाद आपने टाइम के ऊपर आपने कमिटमेंट चाहते थे, भाई 100% कमिटमेंट चाहिए। उसके बाद अमन गुप्ता ने चेक को फाड़ दिया, तब आपको कैसा फील हुआ था? कुछ फील नहीं हुआ। तो क्या देखते हो, ऐसा अगर आप देखते हो, वो तो क्या म्यूजिक के साथ आप कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे अभी ये पॉडकास्ट है। यस, अब आप इसकी रील बनाओगे, Yes. इसके अंदर है ना आप कुछ ना कुछ म्यूजिक डालोगे, इसको शॉर्ट करोगे, तो उसको आप कंटेंट बनाते हो। यस, तब वो आपको वैसा लगता है। जब आप वहां पे होते हो इन रियल, Yes. तो वो जनरल है ना। मैं अगर कुछ चीज कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ इतना यस। लेकिन फिर भी होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस वाले होते हैं, मतलब फंड के लिए जाते हैं। हाँ। आपकी बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि आप कमिटमेंट थे, टाइम का ही कमिटमेंट चाहिए। हाँ, मेरे को टाइम का ही हमको कमिटमेंट चाहिए था। यस, तो चेक का तो कुछ वो था ही नहीं वैसा। यस। और अमन गुप्ता और रितेश अग्रवाल जी ने दोनों ने मतलब 10-10 लाख आपको ऑफर भी कर दिए थे, हाँ। ठीक है। अगर वो दोनों को आप अपने बिजनेस के साथ जुड़ लेते हाँ।
तो उससे आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरा बिजनेस को और बहुत ज्यादा पॉपुलर कर सकता और बहुत बड़े लेवल तक एक्सपांड कर पाता अगर आपके साथ जुड़ जाते, क्योंकि 2 शार्क आ रहे थे। हाँ, ठीक है। शार्क नहीं आ रहा था, शार्क का पैसा आ रहा था। दोनों के आने में फर्क होती है। अगर आवर्स आते, घंटे आते, तो शार्क्स आते, यस। है ना। Yes. यहाँ तो सिर्फ पैसा ही आता ना। अब उन्होंने 300-400 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो तो पर्सनली किसी से नहीं करते होंगे, यस। है ना। तो टेक्निकली तो वो तो सिर्फ पैसा ही आता, यस। सिर्फ पैसा ही चाहिए, तो आप बैंक से ही ले लो। ओके ओके यस, मतलब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसकी एक्सपर्टाइज चाहिए थी आपकी। 100%। यस, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी ऐसे कंस्टेंट आ गए हैं, मतलब अभी थोड़े पैसे ऊपर नीचे करते थे तो पैसे के पीछे भागते हैं, मतलब शार्क की वैल्यू सही तरह से मैं नहीं समझते। हाँ, हाँ। तो उसी रीजन से आपने उसका टाइम मांगा था। और टाइम वो भी कमिटमेंट के साथ चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर इक्विटी का कमिटमेंट दे रहे तो हमको भी टाइम का कमिटमेंट चाहिए। धंधा होता ही कमिटमेंट पे। यस, आप प्रॉपर बिजनेसमैन हो, यानी भाई मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी मतलब बड़ा शार्क आ रहा है, वो भी मतलब कमिटमेंट के साथ ही आना चाहिए कि अगर वो 25 घंटे दे रहे हैं तो ही आप उसको इक्विटी ऑफर कर रहे हो। 100%। ओके, और शार्क टैंक इंडिया से सीखने वाला लेसन आपके हिसाब से क्या है? यार सब कुछ अच्छा है, मतलब एक्चुअली अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना हो तो शार्क टैंक के सीजन 1, 2, 3 देख ले वे, तो उसका पूरा MBA कंप्लीट हो गया, आप ऐसा समझ लो। इतना कुछ लर्निंग है मतलब उसमें। ओके, यस। और आपका जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, ठीक है, आप अलग अलग फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैंने देखा है, स्टडी किया है, तो आपके फ्रेंचाइजी कोई भी किसी भी पर्सन को फ्रेंचाइजी देते हो, हाँ। तब उनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट, रॉयल्टी या एक्स्ट्रा इनकम की डिमांड नहीं करते हो, हाँ। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हो मतलब? हाँ, वो ऐसा करते ताकि सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई हमारी जो बेसिक इनकम है वो तो रॉ मटेरियल सप्लाई से है। ओके, तो यस, सामने वाले की जितनी सेल होगी उतना ही हमारा रॉ मटेरियल जाएगा, है ना। Yes. तो टेक्निकली इट्स अ विन विन सिचुएशन। और Yes. सामने वाला हमसे रॉ मटेरियल कब लेगा? जब उसकी सेल होगी, तो उसका आउटलेट चलेगा तभी वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर करेगा। यस यस, तो हमारी कमाई जो है वो रॉ मटेरियल से ही है। हाँ, यस तो उसकी वो जीतेगा, यस तो ही हम जीतेंगे। यस, आपने दूसरी फ्रेंचाइजी की तरह नहीं किया को नहीं। 8-10 लाख फीस लेते हैं, मतलब वो खुद का प्रॉफिट देखते हैं। हाँ, वो उनमें ऐसा होता है कि भाई आपकी सेल भले कुछ भी हो रही हो, मेरे को तो आपकी सेल भले 1,000 रुपये हो रही हो, लेकिन मेरे को तो उसमें 4% लेना है, तो मैं लूंगा। ओके, यस। एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, मतलब आपने इतनी सारी फ्रेंचाइजी दी है, तो आपने इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज को फेस किया है? जो भी आदमी फ्रेंचाइजी लेने आता है, Yes. उसका माइंडसेट यही होता है कि मैं फ्रेंचाइजी से पूरा पूरा सीख के और खुद का चालू करूं। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब उसमें वैसा है कि वो स्टार्टिंग से जो फ्रेंचाइजी है वैसा उस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। वो Okay. ट्राई करता है कि कैसे मैं सीख के फटाफट मैं भी एक करूँ इसको और अपना। ओके। और आप कोई भी नई फ्रेंचाइजी देते हो, तो उसका लोकेशन, मतलब आपका कुछ क्राइटेरिया है कि इस प्रकार का लोकेशन होना चाहिए, हाँ, ऐसा मतलब एरिया होना है? बिल्कुल है, उसमें क्राइटेरिया ऐसा है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, आजू बाजू थोड़ा फुटफॉल अच्छा हो, इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं हमारे। ओके, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, हाँ, उसको ही मतलब उसके बाद ही हाँ, आप फ्रेंचाइजी है उसको प्रोवाइड करते हो। बिल्कुल। ओके, और मैंने मार्केट के अंदर स्टडी भी किया है, करीबन 90% ऐसे बिजनेसेस होते हैं, काफे होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वो चालू तो करते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन 1 साल या 2 साल के अंदर वो बंद कर देते हैं। हाँ। बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लंबे समय तक जाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। तो वो क्या मतलब उसके पीछे का क्या रीजन है, इतने कम रेट? बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी 3 मेजर रीजन को अगर हम फिगर आउट करें, तो पहला पार्टनर का डिस्प्यूट। 2 लोग ने पार्टनरशिप में शुरू करा, अब एक बोलता है कि आप टाइम कम देते हो, एक बोलता है आप टाइम कम देते हो, इस तरह से फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाता है। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल का इशू, कि सामने वाले ने धंधा शुरू किया ऑलरेडी बहुत कम पैसा लेके। और बिजनेस मतलब ही प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। Yes. हो सकता है पहला साल आपका अच्छा ना जाए, Yes. तो उस Yes. समय आपके पास एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, यस, तो वो लोगों के पास नहीं होता है। Yes. और तीसरा, सामने वाला फोकस्ड नहीं होता। ये मैंने बहुत बार देखा है। मतलब फोकस्ड नहीं होना, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी चीज़ की दुकान खोल के बैठे हो, आपके पास कस्टमर आया है, यस और आप बैठ के वहाँ पे रील देख रहे हो, यस, मतलब कस्टमर के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर Focus पा रहे नहीं हो, करते, मतलब कस्टमर की वैल्यू नहीं करते हो। आप वहाँ पे जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आया, तो आपको उठ को उसको बताना कि ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। वो अगर कुछ भी प्रोडक्ट लेने आया है, तो आपका दायित्व है कि आप उसको अपस्केल करो। ओके, मतलब वो अगर 20 रुपए का सामान लेने आया है, तो आप उसको 4 चीजें और दिखाओ। दिखाओ, मतलब यस, Upselling करो। अपसेलिंग करो, तब जाके बिजनेस ग्रो होता है।
क्योंकि कस्टमर जो लेने के लिए आया वो तो लेने ही वाला है। Exactly. लेकिन आपकी दूसरी प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं बताते हो, हाँ। इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो कस्टमर को उसके बारे में पता नहीं चलता Exactly. और फाइनल वो दूसरी चीज खरीदता ही नहीं है। एग्जैक्टली और मतलब आप देखोगे बहुत सारे जगहों पे आप जाओगे ना, तो वो जो ओनर है या वो वहाँ पे जो बैठा हुआ है काउंटर पे, उसको अनअटेंटिव है, मतलब आप वो अपने फोन में लगा ही हुआ है लगा हुआ है ना। यस कौन कस्टमर आ रहा है, क्या आ रहा है, आप उसको सामने से 2 बार पूछोगे भाई ये इसका बताना, इसका बताना। जबकि कस्टमर आए तो आपको आपकी जगह छोड़ देनी है और कस्टमर पे पूरा फोकस करना चाहिए, ये कस्टमर आपका को पूरा होना चाहिए। टाइम कस्टमर इज द किंग और क्वीन, क्वीन उसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। यस तो ये करते नहीं है, तो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए एनी काइंड ऑफ ब्रांड। यस यस। उसके बाद अभी मान लो कोई भी फ्रेंचाइजी आपका इतना पॉपुलर हो चुके हो, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी आपकी फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं, पूरे इंडिया के अंदर डिमांड है आपके बिजनेस के बारे में, तो आप तक किसी को पहुंचना है आपकी फ्रेंचाइजी के बारे में, तो वो आप तक वो कैसे पहुंच पाता है? बेसिकली हमारे नंबर है, आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करोगे तो आपको कोई तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे ओके मैसेज डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, तो मतलब वहां से आपकी फ्रेंचाइजी के लिए इजीली आप वेबसाइट पे जाओ, नंबर अवेलेबल है, आप उस नंबर पे फ़ोन कर Okay. सकते हो। और आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि भाई पर्टिकुलर इस प्रकार का ये 4 चीजें या 5 चीजें होनी चाहिए तो ही मैं उसको फ्रेंचाइजी देने वाला हूँ, या उसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हो, हाँ, ऐसा मतलब कुछ? एक बेसिकली ये देखते हैं कि एज जो है वो 35 के नीचे हो तो बेटर है, क्योंकि ऐसा उसके क्यों 35 की एज ही क्यों आपने मतलब सिलेक्ट किया? यंग लोग है इसीलिए? हाँ, उसके बाद क्या होता है ना, 35 के बाद भी लेते हैं, ऐसा नहीं, उसका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए कि मुझे काम करना है। 35 के जो पहले वाले हैं ना, उसको कोई जुनून लक्ष्य होता है लाइफ में यस कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, वो मेहनत करने के लिए, दौड़ने के लिए। यस, मतलब 100% फोकस करना चाहता है हाँ, बिजनेस वो के अंदर। 35 क्रॉस होते होते क्या होता है, उसको हो जाता है कि बस मारो जीवन आज है। यस मतलब वो अपने जीवन को अब एक्सेप्ट कर चुका है कि Okay. भाई, अब जैसे उसके सामने अगर आप किसी भी 20 साल के वाले के सामने बात करो कि भाई ये हो सकता है, या आप $1 बिलियन की बात करो, 7,000 8,000 करोड़ की बात करो, तो वो Yes. एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा कि अच्छा हाँ हो सकता है यस है ना, Yes. हम भी $1 बिलियन कमा सकते कमा हैं। सकते हैं। फिर वो 25 का होगा तब वो बोलेगा नहीं यार, वो 7,000 करोड़ यस बहुत वो मोटी बात कह रहे हैं। यस फिर वो 30 का होते होते उसको ऐसा लगेगा कि यार अपने जीवन में खाली 500 करोड़ कमा लेना तो बहुत होता है। बहुत बढ़िया है। फिर वो 35 पे आते आते उसको ऐसा हो जाएगा कि यार खाली इतना, वो 500 वाला टारगेट उसका 100 तक आ 100 जाएगा, तक आ 50 जाता तक आ है, आ जाता जाएगा। है। ये आ जाएगा कि भाई मेरे पास 1 करोड़ भी आ जाए तो बहुत है। मतलब सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर अच्छा नॉर्मल बिजनेस हाँ। सेटअप हो जाए तो भी अच्छा आप रहता है। समझ, तो वो जो जुनून जो जुस्सा है वो कम होता जाता है, और स्टार्टिंग के अंदर जो जुस्सा जुनून वो बहुत अनलिमिटेड होता है। यस, मतलब जिसके अंदर बिजनेस करने के लिए भूख आग, होती है, आग। आग होती है, तो उसके हिसाब से मतलब आप 35 केस देखते हो। और कुछ उसके क्राइटेरिया? बाद वाले की भी अगर किसी के अंदर आग दिखे तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई, बट Okay. ये जनरली देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में वैसा। ओके, आपने सबसे पहला आपका जो जोरको का आउटलेट ओपन किया था, उसके बाद दूसरा आउटलेट ओपन करने के बीच में कितना समय लगा था? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस 1 ओनर को year। क्या होता था कि भाई पहला खोल देते हैं, उसको सेटअप करते हैं, थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाते हैं, क्योंकि 1 ईयर, 1 ईयर लगा था। 1 ईयर के अंदर आपका 1 ईयर तक हमने पूरा उसको रन किया, हर एक चीज समझी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ये सब समझा, उसको सॉल्व करा, एंड देन फ्रेंचाइजी की तरफ हम गए। फ्रेंचाइजी के बाद अभी आपके जितने भी आउटलेट है वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर ही चल रहे हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, और अभी आपका जो बिजनेस है, मतलब वो आप उसको लिस्ट करना चाहते हो, आईपीओ के बारे में भी, Yes। तो वो थोड़ा आईपीओ के बारे में बता दीजिए। हाँ, आईपीओ लगभग आप 1.5 महीने के अंदर जोरको के आईपीओ की डेट आपको मिल यस, जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेसन उसके लिए। थैंक यू सो मच। यस, तो मतलब अभी 1.5 महीने के आसपास मतलब आपका आईपीओ। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। तो आईपीओ की थोड़ी प्रोसेस मतलब क्या होती है? बहुत सारे ऐसे होते हैं बिजनेस ओनर, वो लिस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक आप बता सकते हो आईपीओ के किस तरह से लिस्ट हाँ। कर सकते हैं, क्या प्रोसेस सो होता है? बेसिकली आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग में जाना है तो एक तो आपके कॉम्प्लाइंसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। यस सबसे पहली चीज जो होती है वो यही है, ये और जो आप लोग क्या बैलेंस करते शीट हैं, वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना proper होना चाहिए और चाहिए। सारे कॉम्प्लाइंसेस फुलफिल होने चाहिए। ओके, हाँ, ये सबसे जरूरी ये चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। ओके, उसके बाद अप्लाई करने की प्रोसेस फिर मतलब? आपको एक मर्चेंट बैंकर हायर करना होता है, फिर Yes। मर्चेंट बैंकर के साथ आपका एक मैंडेट साइन होता है, यस फिर चीजें आगे बढ़ती है। जैसे अभी Okay। हमने मैंडेट साइन किया है, बी लाइन करके एक मर्चेंट बैंकर है, Okay। इज द लीडिंग मर्चेंट बैंकर इन इंडिया इन एसएमई, ओके तो उनके साथ मैंडेट साइन किया हुआ है। तो ओके, इस तरह से ये प्रोसेस आगे प्रोसेस होता है। और कितना मतलब आगे जाके रिजेक्ट होने का चांसेस, इसमें कुछ और क्राइटेरिया है हाँ, जिसकी आप वजह से? सेबी के पास डीआरएचपी फाइल होता है, फिर आप सेबी के पास जाती है,
फिर उस पर क्वेरीज आती रहती है। जैसे आप अपना प्रोस्पेक्टस रखते हैं Yes. तो उसमें कुछ उनकी क्वेरीज आएगी कि ये क्वेरी है, ये क्वेरी है, तो आप उसको क्वेरी सॉल्व करते रहना होगा। और Okay. क्वेरी नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है ऐसा। ओके, तो आपका हो जाता है बाद में लिस्टेड यस होता है। डेफिनेटली। फिर उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करने का मौका मिलता है ओके, कि इस डेट में आप ले सकते हो। जैसे आप मतलब वो पर्टिकुलर टाइमिंग होता है हाँ, particular लिस्टिंग time- होने के लिए। हाँ। वो कितना टाइमिंग होता है, मतलब कोई वो fix मेरे होता को जहाँ तक ध्यान में है, ये 6 महीने के आसपास आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो है? उसमें। ओके, उसमें से जो भी डील सेलेक्ट करते हाँ। हो उसके हिसाब से हाँ, होता हाँ। है। ओके, और शार्क टैंक इंडिया के अंदर मैंने देखा था, मतलब आपने बताया था कि आप शायद 2019 के आसपास, मतलब ओयो के अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते बिल्कुल, थे। आपने स्क्रीनशॉट भी देखा होगा जो यस, मेल किया था मेल का मैंने। देखा है हाँ, मैंने, बिल्कुल मतलब किया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, अभी तो शार्क टैंक इंडिया के अंदर आप इस साल आए हो, ठीक है, मतलब अभी 6-8 महीने हुए, लेकिन आपको 4-5 साल पाँच पहले महीने, मतलब 5 आपका महीने। विजन 5 महीने हो गए, तो आपका विजन इतना बड़ा था कि भाई 2019 से भी या आपने बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते थे, हाँ। मतलब तो आपको ओयो के मैं अंदर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरा बैकग्राउंड है वो। तो पूरी कंपनी की हिस्ट्री निकालना वो हाँ, आपको तो वो अच्छी तरह मेरे से। को पसंद भी है, मेरा काम है। मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वो। ओके, हाँ। तो उसी रीजन से मतलब आपने मेल किया था। हाँ। आपने अभी 200 फ्रेंचाइजी तो मार्केट के अंदर दे दी है, ठीक है, तो आपका अगले 5 साल का विजन कहाँ का है, मतलब कहाँ तक अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हो? अभी तो बेसिकली जो पूरा फोकस है वो एक ही चीज़ पे है कि कैसे करके अपन इसको एक्सपांशन की तरफ लेके जाए। यस, हाँ, तो ये कैसे कस्टमर फोकस ब्रांड बनाया जाए। और आप लार्जर विजन की बात करें तो 1000 दिन में 1000 आउटलेट, ये विजन ये है। आपका है, हाँ। मतलब फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो। कौन नहीं करना चाहता? यस, हर एक बिजनेस का यही चाहते हैं, मतलब कौन स्पीड और थ्रिल किसको पसंद यस, नहीं? और अभी कंपटीशन का जमाना है, जो स्पीड से चलेगा वही मतलब आगे तक जा पाएगा। कंपटीशन तो मैं तो Yes. बोलता हूँ कंपटीशन पे हम तो बिलीव ही नहीं करते। कंपटीशन नहीं, कोलाब्रेशन पे बिलीव करते हैं। यस, ओके, आपकी यूएसपी क्या है आपके बिजनेस के अंदर? फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए बोले तो नो रॉयल्टी नो प्रॉफिट शेयरिंग, यस, और एंड कस्टमर के लिए बोले तो एक छत के नीचे 100 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, अफोर्डेबल रेंज में, क्वालिटी, हाइजीन, Yes. सब चीज़ें एक छत के। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, नाचोस, मोमोस, मिल्कशेक, मोहितो, सब कुछ एक छत के नीचे। बाकी आप देखोगे तो या तो बर्गर चेन होती है, पिज़्ज़ेरिया यस, होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट होते के ऊपर हैं। पूरी ब्रांड होती है। अपने यहाँ पे अगर 10 दोस्त आए हैं यस, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है तो पिज़्ज़ा भी है, मेरे को बर्गर खाने का मन है तो बर्गर भी। बर्गर भी, किसी को फ्राइज खाने का मन है तो फ्राइज भी है, कोई भी खाली, किसको चाय पीना तो चाय भी चाय है, भी किसी को है। कॉफी पीना तो कॉफी भी है। मतलब सारी चीजें आपने एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है, Exactly. किसी को भी जो भी चाहिए, मतलब आपका कस्टमर दूसरे आउटलेट में पे या दूसरी जाने का जगह उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, उसी रीजन की तो ये मतलब बेसिक यस, सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी है अपना। ओके, यस। दूसरी चीज के अगर मान लो आपने इतनी सारी फ्रेंचाइजी दी है, जी। अगर कभी ऐसा को हुआ है कि अगर आपकी कोई फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल नहीं है, हाँ। तो आप उसके लिए मतलब क्या एफर्ट करते हो, उसको कैसे सपोर्ट देते हो? ब्रांडिंग करवाते हैं सबसे पहले। ब्रांडिंग करवाते हो? हाँ, और Yes. ये तो देखिए धंधा है तो ये तो है ही है। मैंने शार्क टैंक पे भी ये बोला हुआ है, आप देखोगे तो नंबर्स। Yes. ये तो कोई भी धंधा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 100 आप अगर आउटलेट खोलो तो 100 के 100 सक्सेस होंगे। Yes. आप 1000 खोलो तो 1000 के 1000 सक्सेस होंगे। Yes. अगर वैसा होगा ना तो दुनिया से लोग आपको ढूंढ के हुए आ जाएंगे आ कि जाएगी। भाई तू आ भाई मैकडी। फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ मैं, हाँ। मतलब हर दिन 1000 दिन में 2000-3000 फ्रेंचाइजी आप दे सकते हो, हाँ। मतलब नहीं Yes. वो नहीं, दुनिया के बड़ी बड़ी चेन्स आपके पास आ जाएगी कि ये- भाई वो वाला जादू हमको भी दो। यस, क्योंकि दुनिया की सबसे जो प्रॉफिटेबल चेन या सबसे बड़ी चेन बोली जाए वो मैकडी की मैकडी है। है। यस, तो उसका भी 100% का रेशियो नहीं है, यस, है ना। उसका Yes. भी 18% का क्लोजर का रेशियो है। उसका भी है, मतलब हाँ। इतनी पुरानी ब्रांड होने के बावजूद भी इतना इतना रेशियो हाँ, है। तो जब इतनी बड़ी ब्रांड का इतना हो सकता है तो ये तो कोई भी धंधा करे वो तो होगा ही होगा। ओके, वैसा कुछ हो गया तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लोग पूरी दुनिया से आ जाएंगे। Yes. मेरे को भी वो जादू दो। यस, यस, ओके। ब्रांडिंग के अलावा मतलब अगर मान लो एक तो ब्रांडिंग तो आप समझते सामने वाले का प्रोसेस, समझते कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये लैक हो रहे हैं। यस, उस रीजन को फाइंड करते उसको हो, रीजन को फाइंड करके और उसको टारगेट करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल ओके, और ऐसा कभी हुआ है मतलब गलत लोकेशन हो गया, होता है ना। होता है, तो उसको आप चेंज करते हो या वहीं पे? उसको फिर वहाँ पे हो गया तो फिर वही होता है कि उस पर ब्रांडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। यस, हाँ, फिर सामने अब हो गया है तो फिर सामने वाले को ये तो नहीं बोल सकते कि तो आप वापस शिफ्ट करो, किसी का क्यों एक्सपेंस करवाना। ओके, तो वो सब मतलब नहीं उसी करो। जगह पे कंटिन्यू करते हो, ब्रांडिंग के ऊपर ज्यादा हाँ, फोकस फिर करते अगर सामने वाला फ्रेंचाइजी ओनर खुद बोले कि भाई हम चेंज करवा दें हो। यस,
तो फिर बात अलग है, बाकी अपन उसको कभी फोर्स नहीं करते कि भाई। ओके, हाँ। यस। और आपके पास जो आपका कस्टमर है, मतलब कौन सी एज वाले कस्टमर है वो ज्यादातर आपके सभी आउटलेट्स के अंदर आते हैं? 15 से लेके 30 के बीच वाले। मतलब जो यंग ऑडियंस है, यंग मतलब यंग यंग वो वाले। सबसे ज्यादा आते हो। और आपने सभी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और आप कोई नया तरीका, आप बिजनेस के बारे में कोई सोशल मीडिया के अलावा कोई ऐसा करते हो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपका आउटलेट के अंदर आए, आपके फूड को एक बार टेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ ऑफर्स चलाते रहते हैं। ऑफर time to चलाते? time। हाँ। ओके। और दूसरा आपका सेफलेस किचन मॉडल, मतलब कोई हाँ। शेफ नहीं होता, कोई उसको आप professional मतलब chef कैसे मैनेज करते हो? वो पूरा प्रोसेस मतलब क्या होता है? जैसे आप घर पे मैगी बनाते हो, यस। है ना, मैगी बनाने के लिए कोई शेफ चाहिए? नहीं। आप बनाओ, मैं बनाऊं या कोई भी बनाए, मोटा मोटी सेम बनेगी। मतलब वो पानी गर्म किया, मैगी का पैकेट डाला, मसाला डाला, मिक्स किया। आपका हो सकता है थोड़ा सूपी हो, मेरा हो सकता है ड्राई हो, बट मोटा मोटी इट विल बी सेम। ओके। है ना, तो हमने हर एक प्रोडक्ट की ऐसी एसओपी रेडी कर दी है यस। कि वो कोई भी कर सकता है। यस। एक तो आपका जो फ्रेंचाइजी की प्राइस आपने बताया बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, उसकी वजह से लोग आते हैं। एक जी। आपका सेफलेस मॉडल हो गया। जी। उसके अलावा ऐसी कोई आपकी बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए अट्रैक्ट होते हैं? रॉ मटेरियल जो है वो हमारा सस्ता होता है, इसकी वजह से सामने वाला भी अफोर्डेबल प्राइस में आगे दे सकता है, ये एक रीज़न होता है। ओके। तो उस मतलब और बस। शेफलेस किचन मॉडल भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये 365 दिन का धंधा है। यस। यहाँ पे संडे छुट्टी नहीं होती है, संडे तो Yes. और ज़्यादा भीड़ होगी, भीड़ होती है है ना। 365 दिन चलना है और रोज 14 घंटे चलेगा। यस। 11 बजे तो सुबह आप कैफे खोलोगे, यस। रात को 11 के पहले बंद नहीं कर सकते। यस। 12 घंटे, और 11 बजे सुबह कस्टमर को सर्व करने शुरू करना है तो सुबह 10 बजे आना पड़ेगा। यस। वेजिटेबल काटोगे, चॉपिंग करोगे, सब चीज़ें साफ सफाई करोगे, काउंटर वाउंटर जमाओगे, यस। तो 1 घंटा सुबह का, फिर 11 बजे क्लोजिंग के बाद हिसाब किताब करोगे, सब कुछ सब क्लीन करोगे। अप करोगे, जाओगे। तो Yeah. 14 घंटे का धंधा है, 365 दिन का धंधा है। ओके। तो इस धंधे के अंदर, और 365 दिन तो कोई शेफ आके आपके पास काम नहीं, करेगा, बेचारे के घर पे भी कुछ शादी होगी, ब्याह होगा, कुछ जाना होगा, यस। वो तो कुछ ना कुछ आता और रहता जब वो है। जाएगा तब आपका क्या बोलते हैं, सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, मतलब ऑटो पायलट मोड में बिजनेस नहीं होगा तो मतलब वो नहीं रहेगा, 2 दिन 3 दिन तो बिजनेस बंद रहता है, ये Yes, होता है। लेकिन yes. आप में भी वो कोई सेफलेस है। तो वो नहीं गया तो आप खुद भी जाके कर सकते हो, Okay. कोई आपके दोस्त मिलके आप लोग दो कर सकते हो। यस। यस। उसकी वजह से मतलब चल पाता है आपका। और टेस्ट, मतलब 200 आउटलेट है आपका, अलग अलग फ्रेंचाइजी, तो सभी में सेफलेस है, तो टेस्ट का कोई इश्यू आता है कभी? मतलब बहुत माइनर लेवल पे आता है, बाकी नहीं आता है। मतलब नहीं आता। हाँ, नहीं के बराबर माइनर लेवल पे आता है। वो ऐसा आता है जैसे अभी बर्गर है, तो हमने बता रखा कि इतना 2 स्लाइस 3 स्लाइस डालना है एग्जाम्पल, यस। और किसी ने प्याज के 2-3 स्लाइस के बदले 1.5 स्लाइस डाल दिया, 2 स्लाइस, तो वो एक वेरिएंट आ गया। सॉस हमने बता रखा है इतने ग्राम डालना है, तो उसने इतना ग्राम डाल दिया। ओके। तो ये मोटा मोटा, लेकिन टिक्की तो वो काट के यस। आगे नहीं डाल सकता डाल है। सकते हैं। यस। उसके अलावा जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं या आपका कोई भी स्टाफ होता है, तो उसको आप ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कैसे प्रोवाइड करते हो? हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, डेडिकेटेड जोरको ट्रेनिंग सेंटर, उसके अंदर ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करते हो उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो? पर जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ओके। वाला है। यस। मतलब प्रॉपर ट्रेन करते हो, उसके बाद ही उसको आउटलेट के अंदर हाँ मतलब भेजते हो? Yes. ठीक है। तो उसका मतलब ट्रेनिंग पीरियड का कुछ टाइमिंग रहता है? अगर जब मान तक लो वो सीखता नहीं है, Yes, मतलब तब अभी नॉर्मली लोग हफ्ते भर में सीख जाते हैं। Yes. और जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, अगर इस लाइन में काम किया हुआ है, तो 2-3 दिन में ही सीख जाते हैं, क्योंकि शेफलेस है खाली। और जिसको चाकू पकड़ना भी नहीं आता है उसको 10 दिन लग जाता है, वैसा है। ओके। ओके। अगर मान लो कोई अदर स्टेट से, अभी आपका मेन गुजरात में है, सूरत सिटी के अंदर आपका ऑफिस है, ठीक है, तो अभी आपका ट्रेनिंग सेंटर इस सिटी के अंदर है और बाहर का स्टेट का कोई जो आप फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो उस ट्रेनिंग लेने के लिए मतलब सूरत वगैरह सूरत आते हैं, और अगर सूरत पे ट्रेनिंग नहीं लेना हो तो उसके बाद ओपनिंग मैनेजर का भी ऑप्शन होता है, बट उसके अंदर ओपनिंग मैनेजर जो यहाँ से जाता है और आता है, वो जो चार्जेस है वो सामने वाले को बियर करने होते हैं। ओके। 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 आपके फील्ड के अंदर अगर कोई अदर फास्ट फूड वाला है, वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल चालू करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? या तो ऐसी कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से चार्जेस जो भी है फ्रेंचाइजी ओनर के लिए बहुत नॉमिनल रखना चाहिए। ओके। नॉमिनल बहुत चार्जेस। नॉमिनल रखना चाहिए, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ओके। और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए फ्रेंचाइजी वाले के लिए और हमारे लिए, हम दोनों जीते हैं, वैसा यस। कुछ मॉडल। मतलब आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि यस। आप उसका ध्यान रखोगे तभी वो आगे आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा ना। यस।
अगर वो आउटलेट समझिए कि अगर सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो प्रोडक्ट किसकी कम बिकेगी, आप ही की आपकी बिकेगी। बिकेगी, yes। नाम किसका खराब होगा, आपका ही होगा, नाम किसका लगा है, आपका ही लगा है। बढ़ेगा तो भी आपका, बराबर। घटेगा तो भी आपका। तो उसके तो वो जीवन का एक आउटलेट है, अगर नहीं भी चला तो वो तो कोई बात नहीं, ये क्लोज करके दूसरा काम चालू कर कर देगा। रहे, इसीलिए 90% बिजनेस मेरे हिसाब से बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का ध्यान नहीं रखते, सही खुद बात का है। प्रॉफिट के बारे में सोचते Exactly। हैं। ओके, उसके अलावा और कोई मतलब, एक तो आप कम रेट के अंदर दे पाते हो तो ज्यादा लोग आते अफोर्डेबल, ताकि अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू भी कर रहा है उसकी डेयरिंग कर सके। हैं। ओके, बहुत लोग हैं जो अपने घर की परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाते हैं, हिम्मत साहस नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि इतना कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे। आज कोई कैफे के लिए बोले 25-30 लाख रुपए लगाने Yes। हैं तो वो साहस नहीं कर पाता नहीं है। कर पाता, मतलब लेकिन उसको हिम्मत नहीं होती कि भाई इतना रुपीस डालू इस फिर बिजनेस नहीं में, चला कब निकल तो- पाऊंगा, नहीं चला तो, हाँ। और ब्रांडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता एग्जैक्टली, है। तो 8-9 लाख रुपया 10 लाख रुपए में क्या होता है ना कि वो Yes। साहस थोड़ा साहस और- इजीली करे। तो जो Plus- भी आपका प्रोडक्ट हो फ्रेंचाइजी ओनर के लिए, उसका प्राइस मार्केट से कम होना चाहिए। ओके, और दूसरा आपका ब्रांड नेम भी उसके साथ जुड़ जाता है, आपका एक्सपीरियंस लग जाता है, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर इतना चलते रहते हैं। तो अब पॉडकास्ट में सबसे लास्ट के अंदर में रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपको उसको एक लाइन के अंदर या तो एक वर्ड के अंदर आपको उसका आंसर देना है। बताइए। तो वन बाय वन करके करते हैं। सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन आपकी सबसे क्या होनी चाहिए? बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस की डेफिनेशन डेयरिंग, हिम्मत ही नहीं कर पाते लोग, तो जो हिम्मत कर ले वो धंधा कर ले। ओके, ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक जो सभी फ्रेंचाइजी वाले उसके बिजनेस के अंदर करते हैं? जो कंपनी के बनाई हुई या ब्रांड के बनाई हुई एसओपी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ओके, फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई नया ट्रेंड है जिसको आप देख पा रहे हो? हाँ, लोग हेल्दी खाने की तरफ भी मूव हो रहे हैं। ओके, आपके मेन्यू की सबसे पॉपुलर आइटम? सरप्राइज मोहितो सारे। ओके, आप एक एडवाइस जितने भी फ्रेंचाइजी खुद की ओपन करना चाहते हैं उन सभी लोगों को आप कौन सी एडवाइस देना चाहोगे? मेरे हिसाब से जो रिजनेबल हो, आपके पॉकेट में लिमिटेड कैलकुलेटेड रिस्क लो। मतलब ओके, आपकी लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है? जोरको जब फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया तो वो मेरे लाइफ का एक ड्रीम था कि फोर्ब्स की लिस्ट में आना है और एशिया की लिस्ट के अंदर, क्योंकि फोर्ब्स दुनिया का सबसे क्रेडिबल नाम है। तो वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। शार्क टैंक से भी ज़्यादा मुझे अच्छा वो लगा। ओके, आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरा भाई। आपने पूरे करियर को, जहां अभी तक का जितना भी करियर है, उसको एक ही वर्ड के अंदर या तो एक ही लाइन के अंदर आप बताना चाहोगे तो वो क्या रहेगा? डेयरिंग। डेयरिंग। ओके, थैंक यू आनंद भाई, आपने इस पॉडकास्ट के अंदर आपके बिजनेस के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके बारे में, और फ्यूचर में भी आपके साथ मौका मिलेगा तो और पॉडकास्ट के अंदर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऋत्विक भाई। थैंक यू।